गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? ठीक है सर, आप कैसे हैं? ठीक 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 है। आज जो है एनवायरनमेंट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी कि सर एक एनवायरनमेंट पर सेशन ले लीजिए। तो पीटी 365 आप लोगों ने पढ़ी होगी, आप सभी ने पीटी 365 पढ़ी होगी विजन की। उसको ही थोड़ा जो है रिवाइज कर लेते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है पीटी 365 में उसको मैं मार्क करा दूंगा। उसको जो है आप मल्टीपल टाइम देखते रहना, तो हो सकता है उससे जो है क्वेश्चंस आपके बने। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको बेहतर तरीके से करना है। ऐसे तो बहुत हैं, जैसे स्पीसीज हैं, बहुत ज्यादा स्पीसीज हैं। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो कुछ एक्ट भी आए हैं और कुछ एक्ट में संशोधन भी हुआ है, तो काफी हो जाएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिनकी आने की संभावना है, उनको ही हम करेंगे। ठीक है, तो मैं मार्क करा रहा हूँ, और साथ ही साथ जो भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो उसको मैं बता दूंगा बीच में। ठीक, देखो पहला जो हमारा टॉपिक था पीटी 365 में, वो है आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस। इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि आपने देखा होगा, विश्व संरक्षण कांग्रेस के बारे में पहले पढ़ा भी होगा कि प्रत्येक 4 वर्ष में इसकी बैठक की जाती है। तो कोई किसी भी संस्था की जब लॉन्ग टाइम में जो है बैठक की जाती है, तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये फिर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। विश्व संरक्षण आईयूसीएन की विश्व संरक्षण कांग्रेस, कहाँ पर इसकी बैठक हुई है ये याद रख लेना, अबू धाबी, यूएई। और एक जो है इनिशिएटिव ली गई है, अबू धाबी कॉल टू एक्शन। तो ये मल्टीपर्पज इनिशिएटिव है कि कई सारी चीजें हम करेंगे। एक तो हम इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ चीजों को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही साथ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे कि गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। जैसे कि बहुपक्षवाद को सशक्त करना है, तो इसको भी हम इसमें शामिल किया है, अबू धाबी कॉल टू एक्शन। कभी अब आपसे पूछे कि सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो ही इसमें इम्प्रूव की जाएंगी, उसके अतिरिक्त भी कई सारी चीजें हैं हमारी जो है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल स्फीयर पर कई सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन सबको सुधारने की बात की गई है। तो अबू धाबी कॉल टू एक्शन याद रख लेना, क्योंकि प्रत्येक 4 साल में, लंबा टाइम है, 4 साल में इसकी बैठक होती है और उसमें ये लिया गया है। 5 इसमें जो है सिद्धांत है, 5 यानी कि 5 चीजों पर बात की गई है कि हम 5 क्षेत्रों में काम करेंगे। ठीक है, अभी कुछ जो है आईयूसीएन के सदस्य बने हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि 100 से ज्यादा सदस्य बने हैं। बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें कौन कौन सदस्य बन सकते हैं। एक तो देश सदस्य बन सकते हैं, या फिर संस्थाएं भी इसकी सदस्य बन सकती हैं, और साथ ही साथ जो एनजीओ होते हैं, सिविल सोसाइटीज होती हैं, ये भी सदस्य बन सकते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, 1400 प्लस सदस्य हैं इसके। ठीक है, इसलिए तो ये हो सकता है कि आपसे पूछे। और आईयूसीएन का हेडक्वार्टर एक बार देख लेना, ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड की। ठीक है, और वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की जो बात की गई थी 4 वर्ष में की जाती है, वो पहले ही बता दी है। कुछ रिपोर्ट्स निकालती है, जैसे कि संरक्षित क्षेत्रों पर आईयूसीएन रिपोर्ट है, आईयूसीएन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 रिपोर्ट है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज रिपोर्ट जो है यूनेस्को निकालता है। ठीक है, देखो, वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक जो है वो यूनेस्को निकालता है, बट जो वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 4 है, इसको कौन निकालता है? आईयूसीएन निकालता है। ठीक, तो इसको अच्छे से कर लेना है। एक चीज और ध्यान में रखनी है कि भारत ने क्या है, उसमें एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, भारत का राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड में विजन 5 वर्ष का है, 25 से 30 है। 1100 प्रजाति इसमें शामिल की गई हैं, 11,000 प्रजाति इसमें शामिल की गई हैं, 7,000 वनस्पति प्रजातियां, ये याद रखना, वनस्पति प्रजातियां, और 4,000 जंतु प्रजातियां। तो कौन सी ज्यादा है? 11,000 में 7,000 वनस्पति प्रजातियां हैं, और 4,000 जो है जीव जंतु है इसमें। ठीक है, ये याद रख लेना है। इसके बाद जो है कुछ आईयूसीएन से संबंधित इंस्ट्रूमेंट जो है न्यूज में रहे हैं, जैसे कि आईयूसीएन संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची। ये आपको पता है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रख लो कि 9 कैटेगरी है इसमें। 9 की 9 आप एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं, सब जो है स्टेटिक्स का पार्ट है। तो करंट में तो ये सब चीजें चलती रहती है। 1964 में लेकर आए थे इसको।
सेकेंड है नो की नो यहाँ पर भी दी है, बट इसे इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। जो स्पेसीज आएंगी, कुछ इंपोर्टेंट स्पेसीज होंगी, तो उनका हम IUCN स्टेटस याद रखेंगे, ना कि नो की नो याद रख लें क्या क्या कैटेगरी है किस तरीके से। सेकेंड IUCN ग्रेन स्टेटस ऑफ स्पीसीज, इसको 2012 में लेकर आए थे, ये तो 2023 में पूछ लिया है कि ग्रेन स्टेटस ऑफ स्पीसीज जो है कौन जारी करता है। 2023 में सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इतना ही था। इसमें याद रख लेना कि 8 ग्रीन स्टेटस रिपोर्ट है, ठीक है। इसमें यही आकलन किया जाता है कि जो हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं, जो हम कंजर्वेशन कर रहे हैं, वो कितना कहाँ तक पहुंचा है, कि रिकवरी के लेवल पर है या फिर डेंजरस लेवल पे। ये सारी चीजें इसमें 0 से 10 के बीच जो है स्कोरिंग की जाती है इसकी, ठीक। कैंटन आर मिलर पुरस्कार, तो IUCN के कैंटन आर मिलर पुरस्कार जो है IUCN जारी करता है, और ये मिला है जो काजीरंगा के निदेशक हैं उनको मिला है, ये ही याद रखना है। इतना भी, इतना फिर भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये, आगे काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, उनको ही बताना, बस ये तो चर्चा में चली है। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन, ये इसी का है, ठीक है, इसको भी देख लेना। IUCN वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक रिपोर्ट 4 रिपोर्ट, ये बता ही दी है पहले। तो सेकेंड है हमारा ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया गया है, किसका, शेर का, जो एशियाई शेर होता है इसका ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया गया है, ठीक है। तो शेर का ग्रीन स्टेटस क्या है, ये ब्लू क्या है इसमें, कौन सी लिस्ट में डाला गया है इसको, एक मिनट। एक तो लार्जली डिप्लेटेड, इसको याद रख लेना, जैसे हम रेड लिस्ट में देखते हैं ना, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, इसी तरीके से इसमें भी 8 जो कैटेगरी है उसमें भी अलग अलग होता है। जैसे लार्जली डिप्लेटेड, तो इसको रखा गया है लार्जली डिप्लेटेड, पहली बार रखा गया, पहली बार इसको शामिल किया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रख लेना। बट ये जरूर याद रख लेना, ग्रीन स्टेटस असेसमेंट निकालता कौन है, कौन निकालता है, अपना IUCN जारी करता है। पूछ लिया है हालांकि, बट लोयन पर इस बार निकाला है, तो हो सकता है कि विलुप्त क्षेत्रों का भी इसमें वो किया जाता है। तो विलुप्त क्षेत्र में उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में विलुप्त, ये सब चीजें। थोड़ा एक चीज और ध्यान रख लो कि एशियाई शेर और अफ्रीकी शेर में क्या फर्क है। दोनों का जो IUCN स्टेटस है अब तो वल्नरेबल है, पहले इंडियन एशियाई शेर जो था उसका इंडेंजर्ड था, बट अब वल्नरेबल है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है, साइट्स जो है वो फर्स्ट है। अच्छा, साइट्स, जो साइट्स में जो स्पेसीज आती है, क्या उसको हम उसमें भी शामिल करते हैं अपने WP में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देखो जो कैटेगरी 4 है यस उसमें, सर। जो लिस्ट 4 है, लिस्ट 4 में साइट्स की सभी स्पीसीज आती हैं। जो साइट्स में शामिल की जाती हैं स्पीसीज, उनको हम जो लिस्ट 4 है उसकी अभी हम देखेंगे, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड, शेड्यूल थर्ड एंड शेड्यूल 4, पहले 6 थी अब 4 कर दी गई, उसमें उसको हम देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इस बार का वो एक्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर देख लेना क्या क्या अंतर है, एशियाई शेर में क्या अंतर है, अफ्रीकन शेर में मोस्टली जानते होंगे, तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, छोटा बड़ा यही सब चीजें हैं, कानूनों को लेकर हो वो। तो ये हो गया। एक बर्धा, एशियाई बर्धा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको ध्यान में रख लेना कहाँ पर है, तो ये अपना गुजरात में है। सेकेंड, ये कहा जा रहा है कि सेकेंड जो है पर्यावास हैबिटेट जो है बनाया जाएगा, जो गिर नेशनल पार्क है हमारा, उससे अलग एक जो है दूसरा बनाया जाएगा, ठीक है इसको। अब एक, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर, इस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं। जब यूनेस्को का मैंने कराया था तो सारे इनिशिएटिव एक ही जगह मैंने लिख दी थी। तो अब ये शीत मरुस्थल जो है इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। देखो 18 हमारे वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से 13 जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में पहुंच गए हैं, ठीक है। अब 5 कौन कौन से नहीं है, हो सकता है कि आपसे ये पूछ ले कि 5 कौन कौन से नहीं है, तो उनको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। और 5 कौन कौन से नहीं है, एक तो शेषाचलम है, शेषाचलम नहीं है, ठीक है। एंड ये देहांग, देवांग नहीं है, मानस नहीं है, और डिब्रू सखोवा नहीं है, साथ ही साथ कच्छ नहीं है गुजरात का। तो 3 तो यहाँ की नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के, मानस, डिब्रू सखोवा और देहांग, देवांग। और एक शेषाचलम आंध्र का नहीं है, और कच्छ गुजरात का नहीं है। स्टेट वाइज याद रख लेना, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रिवर ओवर से रिलेटेड, और एक
अलग अलग स्टेट के डाल देता है वो बस फंसाने के लिए, और वो पूछ लेता, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेना, सेविले स्ट्रेटेजी किससे संबंधित है? जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनके प्रोटेक्शन से संबंधित जो है एक स्ट्रेटेजी है सेविले स्टैट्यूटरी। कुछ इसमें ये जो सारे जितने भी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ स्ट्रेटेजी ये हैं, इनको ही संरक्षण से संबंधित उसकी देखभाल की जाती है, तो सेविले स्ट्रेटेजी उसी को कहा जाता है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से संबंधित है, ठीक है, इसको याद रख लेना। ओके, फिर इसके बाद है अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये पीडीएफ भेज दूंगा, हालांकि आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा इसमें, ये तो पढ़ा ही होगा। केरल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। केरल ने क्या किया है, इसको पहला राज्य बन गया है जो कि अमेंडेड एक्ट को इम्प्लीमेंट कर लिया है जिसने, ठीक हो। तो केरलम है तो इसका हालांकि नाम, तो केरलम जो है पहला राज्य बन गया है। कौन कौन सी अनुसूची थी? 4 थी। पहली में और दूसरी में जानवर हैं, पहली में उच्चतम तो दूसरी में न्यूनतम होगा। तीसरी में क्या है? संरक्षित जानवर, और चौथी में क्या है? संरक्षित वनस्पति प्रजाति, और चौथी में क्या है? साइट वाली। एंड जो पहले था उसमें बर्मिन एक प्रजाति थी, बर्मिन एक कैटेगरी होती है, तो वो भी पहले शामिल किया जाता था, बट अब बर्मिन कैटेगरी को हटा दिया है, ये याद रखना। अब बर्मिन कैटेगरी जो डिसाइड करेगा वो है केंद्र सरकार, हमारा राज्य सरकार नहीं, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। केंद्र सरकार डिसाइड करता है कि कौन सी प्रजाति बर्मिन है, कौन सी प्रजाति जो है नॉन बर्मिन है, ठीक है। बर्मिन प्रजाति क्या होती हैं? जो स्टेट जो है ये अनुमति दे देता है कि हाँ ये जो है इस इन्वायरमेंट के लिए, इस क्षेत्र के लिए नुकसानदायक है, तो इनको हम मार सकते हैं, उन प्रजातियों को हम बर्मिन प्रजाति कहते हैं, ठीक। फिर है इससे यही है 4 जो अनुसूची हैं, इनको याद रखना है। पहली दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोयन, अगर लोयन को हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं तो बताइए कि निम्नलिखित में से किन किन को हम फर्स्ट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो जो ज्यादा डेंजरस लेवल पर होगी, थ्रेटन्ड जिस पर ज्यादा होगा, वो ही उनको ही हम फर्स्ट और सेकेंड में, थोड़ा अभी कर लेंगे, स्पेसीज काफी है तो वहां से भी आपका थोड़ा जो है कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाएगी। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैव विविधता। जैव विविधता जैविक संसाधनों और उनसे संबंध, ज्ञान तथा पहुंच तथा लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण विनियम। देखो ये जब नियम आएगा तो बहुत लंबा नियम है, ठीक है, अब आप याद भी नहीं रख सकते, बट वहां पर थोड़ा जो है ना केयर होकर पढ़ना है, ठीक है, अवेयर होकर पढ़ना है कि पूरा नाम से ही निकल जाएंगी सारी चीजें, इसमें कुछ भी नहीं है। हमें लग रहा है कि बहुत टफ होगी कोई चीज, देखो जैविक संसाधनों और उनसे संबंध, ज्ञान तक पहुंच तथा लाभ का उचित और न्याय संगत साझाकरण। तो इसी से हम कंसेप्चुअल समझ जाएंगे कि जो जैविक संसाधन है, ठीक है, अगर इसका कोई उपयोग करता है और इससे जो लाभ होता है, इस लाभ के साझाकरण से संबंधित कोई रेगुलेशन लेकर आए हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है और कोई कंपनी अश्वगंधा का उपयोग करता है, ठीक है, और अश्वगंधा पर किस किस का अधिकार है, तो उससे वो तो स्टेट डिसाइड करेगा, यानी कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो उससे संबंधित जो लाभ होगा उसका कुछ परसेंट गवर्नमेंट को देना होगा, और वो गवर्नमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें जो इससे संबंधित हैं वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, या वहां पर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देंगे। सिंपल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही ध्यान में रखना है कि जो जैविक संसाधन होते हैं उससे संबंधित ज्ञान तथा पहुंच, और ये भी है कि अब पहुंच आसान बनानी है कि किसी भी स्पीसीज से या किसी भी ये बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से बेनिफिट मिल रहा है तो उसको आसान बनाए, उस तक पहुंच हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका लाभ उठा सकें, ठीक है। तो ये ही ध्यान में रखना। तो इसमें कुछ चीजें अब ये किसके तहत बनाया जाएगा, ये जो रेगुलेशन है ये भी याद रख लेना किस एक्ट के तहत आया है, जैव विविधता अधिनियम 2002। इसके तहत एक 3 स्टेट्यूटरी बॉडी स्टैब्लिश की जाती है, जिसमें कि एक राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, तो इसने इसको लॉन्च किया है। अब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना है। रेगुलेशन की कुछ चीजें जो है इसमें कुछ जो मेजर फैक्ट है या मेजर स्पेसिफिकेशंस हैं वो देख लेते हैं। डिजिटल अनुक्रम की जानकारी दी गई है, डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन रखनी है इसको, इसमें डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन वही होता है डीएनए और आरएनए का कोडिंग जो की जाती है ANTS में
जो कोडिंग की जाती है उसको ही डीएसआई कहते हैं, याद रख लेना इसको। ठीक है, डिजिटली। दूसरा है पूर्व सूचित सहमति। अब जैव संसाधन का हम जो भी उपयोग करेंगे उससे पहले राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को सूचना देनी होगी, ये भी इसमें की गई है। तो कौन सी अथॉरिटी को सूचना देनी होगी उपयोग करने से पहले? हमारी राष्ट्रीय जैव विविधता जो प्राधिकरण जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, उसको जो है सूचना देनी होगी। वार्षिक कारोबार के आधार पर लाभ साझाकरण है, तो उसके लिए स्लैब, जैसे कि 5 करोड़ तक कारोबार के लिए 0.0 है, 5 करोड़ तक के लिए, फिर 250 से अधिक तक के लिए 0.6%, इस तरीके से डिसाइड किया। थोड़ा एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। फिर है एबीएस होता क्या है, वो तो मैंने बता दिया, पहुंच और लाभ साझाकरण। इससे संबंधित कुछ जो है हमारे इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर कुछ इनिशिएटिव्स होंगी, कुछ ट्रीटी होंगी, तो उनको देख लेते हैं। जैसे एक है बोन रेगुलेशन। तो बोन रेगुलेशन क्या है? एक स्वैच्छिक दिशा निर्देश है जो एबीएस से संबंधित है। सेकेंड है नागोया प्रोटोकॉल, ये जो है बाइंडिंग है, ये याद रख लेना, विधिक रूप से बाध्यकारी समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में, नागोया एक जापान का शहर है, वहां पर जो सीबीडी की बैठक हुई थी तब लेकर आए थे। ठीक। दूसरा है एक कुनमिंग प्रोटोकॉल है, उसमें भी इसकी बात की गई है, जो 2022-23 में लेकर आए थे। कुनमिंग प्रोटोकॉल तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो थोड़ा देख लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया है सीबीडी। अब सीबीडी की बात करें तो मॉन्ट्रियल कनाडा में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक। और कौन कौन से इसके वो हैं, यही है कि जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, और एक लाभ पहुंच और लाभ साझाकरण, और नागोया प्रोटोकॉल, और कुनमिंग प्रोटोकॉल। उसको तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी आया नहीं है, हालांकि दूसरे एग्जाम में पूछ चुका है, बट सीएससी ने अभी नहीं पूछा है कुनमिंग प्रोटोकॉल। तो कुनमिंग प्रोटोकॉल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी उसमें गोल्स निर्धारित किए गए हैं, और पहले एलची हमारा चलता था ना, एलची टारगेट थे हमारे, अब जो है कुनमिंग प्रोटोकॉल के तहत उसको रिप्लेस कर दिया है, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसको इस बार गो थ्रू जरूर कर लेना एक बार, इसमें तो नहीं दिया है, बट आप जो है गूगल से सर्च करके अच्छे से गो थ्रू कर लेना। देखो, एनबीए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण केंद्रीय स्तर पर रेगुलेशन करती है, और राज्य जैव विविधता स्टेट लेवल पर, एंड जैव विविधता प्रबंधन समिति जो है स्थानीय स्तर पर। 2023 में इसी से सवाल पूछा था। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब हमारा आता है, एक है CSCIDWH। CSC का मतलब है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्कीम्स। तो इसमें क्या है कि अभी एक चीज की गई, मैं आपको पहले समझा देता हूँ होती क्या है ये। देखो, हमारी 22 स्पीसीज है, हमने आपने पढ़ा होगा रिकवरी प्रोग्राम। तो स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम, उसमें 22 स्पेसीज हैं, तो उसको फंड जो करता है, उसको जो देखती है, वो यही स्कीम है। कौन सी? वन्यजीव पर्यावास के लिए एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। तो उसमें हमारी 22 स्पेसीज हैं, जैसे कि लोयन है, ठीक है, एलिफेंट है, और समुद्री गाय है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूंगोंग कहते हैं। ठीक है, तो वो सारी स्पीसीज जो हैं इसके अंतर्गत आती है, वो सभी स्पीसीज। अब इसमें ये कहा गया कि घड़ियाल और स्लोथ वेयर को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, ये कुछ रिकमेंडेशन की है। ठीक, तो के तहत जो है प्रजाति पुनर्क्रम कार्यक्रम में शामिल किया जाए। आपको पता चल गया होगा क्या क्या है ये। नोडल जो एजेंसी है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, और केंद्र प्रायोजित योजना है, यहाँ पर ही मैंने बता दिया है। ठीक, और फिर क्या किया जाता है कि इसमें ये कुछ फंडिंग की जाती है, रिकवरी की जाती है, जो स्कीम्स, जो स्पीसीज जो है डेंजर लेवल पर है, थ्रेटन्ड लेवल पर है, उनको रिकवर किया जाता है। जैसे कि हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, उसका बेहतर तरीके से रिकवरी की गई है। ठीक है, तो 22 स्पीसीज है इसमें, ये याद रख लेना है। और अब स्लोथ वेयर की बात करें, इसकी एक विशेषता ये है कि हाइबरनेट नहीं करते हैं ये। जैसे भालू में आपने एक देखा होगा कि इनकी एक विशेषता ये है, यानी कि एनिमल बिहेवियर में जो शामिल करते हैं, कि ये शीत निष्क्रियता करते हैं, हैबिनेट करते हैं भालू जनरली। ठीक है,
लेकिन स्लोथ बियर जो होता है वो हैबिनेट है। अब हैबिनेट होता क्या है ये तो आपको पता ही है, मैं बहुत डीपली नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ, ये रिवीजन है, 10 दिन बच्चे हैं हमारे प्रीलिम्स के, तो ये रिवीजन के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं अंदर नहीं बता रहा हूँ कि हैबिनेट क्या होता है। हैबिनेट जनरली समझ लो कि कुछ महीने जो है वो सोता है, यानी कि शीत में जो शीतकाल होता है उसमें वो आराम करता है, सोता है, एक बार खाना खा लेता है और 6 महीने सोता है, ये सब ठीक, ये याद रख लेना। ओके, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट चीता, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, बट एक अच्छी चीज ये हुई है, बोत्सवाना से, भारत और बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता के तहत 8 चीतों को भारत लाने की औपचारिक घोषणा की है। इससे पहले हम नामीबिया से लाए थे, अब जो है बोत्सवाना से लेकर आए हैं, लेकर आ रहे हैं 8 चीते, ये ध्यान में रख लेना। अब इसको प्रोजेक्ट चीता को कौन संचालित करता है, वो ही अपनी एनटीसी जो 2006 में बनी थी, 2005 के तहत अमेंडमेंट किया गया था, किसके तहत आती है ये, डब्ल्यूपीए के तहत, ये याद रख लेना। तो 2006 में बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रख लेना इसको, यही जो है लीड करती है, यही संचालित करती है इस पूरे प्रोग्राम को, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आपका। हेडक्वार्टर तो इसका दिल्ली में होगा। ये लैपटॉप आज हैंग कैसे हो रहा है, 1 मिनट। फिर आगे ये सब आपको पता ही है कि कौन सी स्पीसीज है, फ्लैगशिप स्पीसीज है, अम्ब्रेला स्पीसीज है, क्या होती हैं ये तो अब बहुत टाइम नहीं है हमारे पास, बस ये जान लो कि जो हमारा एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड में आता है, सिर्फ इसमें ईरान में पाया जाता है। एंड सेकेंड जो है अफ्रीकन, वो जो है वल्नरेबल में, अफ्रीकन बड़े होते हैं और एशियाटिक छोटे होते हैं, क्योंकि वो ही है कि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो थोड़ा उसकी वजह से जो है बड़े होते हैं। जो वहाँ के इंसान है, मानव है, वो भी बड़े ही होते हैं जनरली, आपने देखे होंगे। टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व में क्या है, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक दिशा निर्देश आया कि किसी भी टाइगर रिजर्व में जो है टाइगर सफारी नहीं की जाएगी। जो कोर क्षेत्र है, होते हैं, कोर एरिया होता है टाइगर रिजर्व का, तो उसमें अब कोई सफारी नहीं की जाएगी। सफारी एक मतलब टूरिज्म का पार्ट होता है, गाड़ियों के माध्यम से जो टूरिस्ट आते हैं उनको घुमाया जाता है, दिखाई जाती है, तो वो सारी चीजें नहीं की जाएंगी। उससे कई सारी चीजें हो रही हैं, कई, एक तो जो हैबिटेट पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है, और जो जानवर हैं वो उससे प्रभावित होते हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए मना की कर दी गई है। बट बफर जोन में कर सकते हैं, केवल बफर उसकी भी अनुमति लेनी होगी, बफर जोन में ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन कोर एरिया में नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है कि एक है इको, ये जो पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये इसका थोड़ा देख लो, ये किस एक्ट के तहत आता है ये याद रख लेना है, क्योंकि डब्ल्यूपीओ में आप जो है थोड़ा कंफ्यूज हो गए, बट ये डब्ल्यूपीओ में ना आकर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में आता है, ईपीए 1986 में आता है, ठीक है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि हाँ, जरूर नहीं है कि 10 किलोमीटर का ही क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत लाया जाए, 1 किलोमीटर का क्षेत्र भी हमें इसके अंतर्गत ला सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, अभी दिशा निर्देश आया था पीछे इसका। प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है 1973 में लेकर आए थे, ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनटीसी इसको जो है देखता है, वही सारी जो हम किताबों में पढ़ते हैं वही बात है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखो ये आ गया है आपका, एक तो मैंने बताया कि ऊपर कुनमिंग प्रोटोकॉल आप देख लेना है एक बार, दूसरा डब्ल्यूपीए देख लेना है बहुत अच्छे से, और तीसरा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस देख लेनी है। लॉन्च कब किया गया था ये भी ध्यान में रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब 50 साल हुए थे हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के, उस टाइम हमने 2023 में इसको लॉन्च किया, ठीक है। तो ये क्या है, गैर संधि आधारित है, यहाँ पर संधि आधारित लिख दिया उन्होंने, गलत लिखा, गैर संधि आधारित अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन व विधि की इकाई है, ये याद रख लेना, ठीक है। कोई संधि नहीं है, आईबीसी कोई संधि नहीं है, ये एक अलायंस है, ये याद रखना। तो इसमें क्या है, जो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, जो हमारी 7 बिग कैट हैं उनको संरक्षित किया जाएगा, और आपस में सूचनाएं, वही इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाएगी, कि या फिर जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया जाएगा, ये सारी चीजें याद रख लेना। कौन कौन सी बिग कैट हैं जो इसमें आती हैं, और कौन सी, वो ऐसी कौन सी बिग कैट हैं जो इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, ये थोड़ा याद रख लेना। देखो, दो ऐसी तो दो ही है, एक प्यूमा है, एक जैगुआर है,
ये हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, ये जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो ये दो नहीं पाई जाती, और बाकी सभी जो है भारत में पाई जाती हैं। चाहे वो बाघ हो, शेर हो, तेंदुआ हो, हिम तेंदुआ हो, चीता हो, ये सभी जो है भारत में पाई जा रही हैं। हालांकि जब एशियाटिक चीते की बात होगी तो वो नहीं पाया जाता। अफ्रीकन चीता वो भी हम जो है लेकर आ रहे हैं, कहाँ से, नामीबिया और अभी बोत्सवाना पड़ा था वहां से। विश्व का पहला इंटर कॉन्टिनेंटल जो है प्रोजेक्ट है, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी स्पीसीज को भेजा जा रहा है, तो विश्व का पहला है, ये भी याद रख लेना है। अब इसमें देखो, इसमें IUCN स्टेटस याद रखो। टाइगर का जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लोयन का वल्नरेबल है, तेंदुए का वल्नरेबल है, हिम तेंदुए का वल्नरेबल है, और चीते का वल्नरेबल है। ये आप सबके वल्नरेबल हैं, बस क्या है कि जो टाइगर है इसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। ठीक है, ये याद रख लेना। अब IBCA का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इंडिया में है। अब आजकल जो है कई सारे चीजों का जो है हेडक्वार्टर इंडिया में बन रहा है। जितने भी पांच छह ही, तीन चार ही अलायंस हैं, कि तीन चार ही ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर इंडिया में है, वो थोड़ा याद रख लेना। जैसे ASA है, नहीं, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, इसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। एक है हमारा ये क्या नाम था वो, डिजास्टर रिजिलियंट के लिए जो हमने स्टार्ट किया था 2019 में, उसका भी हेडक्वार्टर इंडिया में है। तो ये सब याद रख लेना, ठीक है। इंटरनेशनल डिजास्टर रिजिलियंस कुछ इसी तरीके से लेकर आए थे हम 2019 में, तो उसका भी इंडिया में है हेडक्वार्टर। तीन चार के ही हैं, सबके निकाल के एक जगह लिस्ट याद रख लेना। अच्छा, जो चीज मैं इंपोर्टेंट बताता हूँ ना, उससे लिख लिया करो कि ये हमें सर्च करना है, ये चीज हमें लिखनी है, तो वहां पर फिर वो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, तो ये सभी हो गए हैं। फिर इसके बाद है स्टेट्स ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप ऑफ इंडिया रिपोर्ट। किसने निकाली है? WII और NTCA ने। NTCA WII ही इन चीजों को ज्यादा देता है। स्टेट्स ऑफ स्मॉल कैट्स, तो स्मॉल कैट्स की जो स्थिति है उसको ही ये दिखाएगी। तो छोटी बिल्लियों, कई सारी बिल्लियां आती हैं इसमें, 10 लगभग आती हैं। कौन कौन सी? एशियाई सुनहरी बिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कैराकल भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो है फिशिंग कैट जो है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल स्टेटस हो गया, पहले इंडेंजर्ड था इसका स्टेटस, अब वल्नरेबल हो गया है। तो कहाँ पर पाई जाती है? रात्रिचर है, ठीक है। और ये पूर्वी घाट में अधिकतर पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में ही पाई जाती है। ये सारी चीजें थोड़ा याद रखना है। वेस्टर्न घाट में नहीं पाई जाती है, ठीक है। भारत में हाथियों की स्थिति, तो ये क्यों चर्चा में आया? क्योंकि DNA आधारित समकालिक अखिल भारतीय जो आबादी अनुमान है, वो पहला DNA आधारित अनुमान हमने इसका क्या है, पहली DNA आधारित गणना भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब गणना जो है इसकी क्या होता है कि जो टाइगर की पहले 5 साल में होती थी, जो अखिल भारतीय सेंसस होता था, एलिफेंट सेंसस, वो 5 साल में होता था, लेकिन अब 4 साल में होने लगा है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि टाइगर के साथ ही इसका जो है सेंसस होता है एलिफेंट का, ठीक है। किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत किया गया है। ये अलग है, वो अलग है, ठीक है। DNA आधारित है, ये अलग है, ठीक। वैक्स, अब थोड़ा हमें ये पता है, वैश्विक समष्टि का लगभग 60% भारत में पाया जाता है। सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक है, फिर असम, तमिलनाडु, केरल है। ये थोड़ा ध्यान में रखने का, हालांकि ये एक सवाल तो आ गया है, अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। दो तरीके की स्पीसीज पाई जाती हैं टाइगर की, एक एशियाटिक होती है, एक अफ्रीकन होती है। जो अफ्रीकन स्पीसीज है उसकी भी दो तरीके की होती हैं। एक जो है वो एक मिनट, कौन कौन सी है? एक तो वनों से संबंधित है ना, वो याद नहीं आ रहा, एक मिनट, इसमें दी होगी। अब ये हैंग हो गया लैपटॉप। अच्छा, याद रख लो, एशियाई जो एलिफेंट है उसकी हम IUCN स्टेटस देखें तो इंडेंजर्ड है, और अफ्रीकन की दोनों का अलग अलग है। एक का वल्नरेबल है एंड एक का जो है स्टेटस क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। जो जंगली ये वनों वाला कुछ इस तरीके से जंगली एलिफेंट कहा जाता है उसको, तो उसका क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। वन्य एलिफेंट कहा जाता है, वन्य हाथी, क्योंकि वन उन काट दिए गए हैं, उसकी वजह से जो है उनका हैबिटेट खत्म हो गया है, और इसी कारण से जो है उनका स्टेटस भी प्रभावित हो गया, बिल्कुल नहीं चल गया।
देखिए, एशियाटिक और अफ्रीकन दो तरीके के होते हैं, एक सवाना हाथी होता है, एक अफ्रीकन वन हाथी होता है। तो सवाना हाथी का जो है इंडेंजर्ड है, सॉरी इंडेंजर्ड है, एंड अफ्रीकन वन हाथी का क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। एशिया का आपको पता ही है कि इंडेंजर्ड है, और आप फर्क भी जानते हैं कि छोटे बड़े का वही फर्क होगा, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ये सब। चलिए ठीक है। अगला है हमारा मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। इसके 50 साल हो गए हैं, और 17 जून को हम मगरमच्छ विश्व मगरमच्छ दिवस भी मनाते हैं। 1975 में इसको लेकर आए थे। मगरमच्छ की 3 स्पेसीज पाई जाती हैं, एक घड़ियाल है, ठीक है, और एक हमारी जो है मार्स क्रोकोडाइल है, एंड एक जो है खारे जल का मगरमच्छ है। तो 3 स्पेसीज पाई जाती हैं। एक चीज आप ये याद रख लेना कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य जहां पर 3 स्पेसीज पाई जा रही हैं, वो है ओडिशा। एक डिस्ट्रिक्ट है इसका, उस डिस्ट्रिक्ट में केंद्रपारा कुछ करके है, केंद्रपारा, ये शायद केंद्रपारा डिस्ट्रिक्ट है, विश्व का नहीं दुनिया का एकमात्र जिला है जहां पर 3 स्पेसीज पाई जाती है, घड़ियाल भी, खारे जल भी, और का मगरमच्छ भी, और मगरमच्छ भी। घड़ियाल की जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, और इन दोनों की तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत मतलब नियर थ्रेटेंड और ये सब चीजें है उसकी। ठीक। तो अगर बात करें कि मगरमच्छ का, तो मगरमच्छ जो है ना केवल इंडिया में बल्कि ये नेपाल में और बांग्लादेश, इन देशों में भी पाया जाता है। तो सिर्फ भारत में नहीं पाया जाता, यही आपसे जो है क्वेश्चन बनाएगा, हालांकि ये पूछ लिया है। ठीक है, तो मास क्रोकोडाइल की बात करें कहाँ पर पाया जाता है, या इनका ये भी देख लेना कौन सा का क्या है। जैसे हम इसकी देखते हैं, इसकी थूतन होती है आगे, ये बनी हुई होती है। ये एक बार एनिमल बिहेवियर से आजकल ज्यादा पूछता है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। वो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है तो ज्यादा पूछेगा। चंबल नदी इसका प्राइमरी जो है हैबिटेट है। इसके अलावा भी कई सारी नदियों में, जैसे रामगंगा में ये पाए जाते हैं, गंगा की कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां पर ये पाए जाते हैं अच्छी खासी मात्रा में। ठीक है। तो ये हो गया है आपको। थोड़ा जो एनिमल बिहेवियर की बातें हैं, सारी चीजें इसमें लिख रही हैं, वो लिख लेना। लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा आज। ठीक है। नदी डॉल्फिन। अब नदी डॉल्फिन को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, गंगा नदी डॉल्फिन, सिंधु नदी डॉल्फिन, एंड इरावदी डॉल्फिन। तो दो हमारे यहाँ पाई जाती है, एक गंगा नदी एंड एक सिंधु नदी। सिंधु की केवल 3 है, वो भी पंजाब में पाई जाती हैं, और गंगा की हमारी जो है मेजोरिटी ऑफ गंगा नदी डॉल्फिन जो है वो इंडिया में ही पाई जाती है, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधी, बट दूसरी जगह जैसे नेपाल और बांग्लादेश यहाँ पर भी पाई जाती है। ये सब याद रख लेना। राष्ट्रीय जो जीव है हमारा, जलीय जीव है, वो गंगा ही है, 2009 में इसको डिक्लेयर किया था। ये याद रख लेना, आ गया है ये भी क्वेश्चन। और थोड़ा ये जो है जो गंगा नदी डॉल्फिन है, ये इसका सांकेतिक प्रजाति है, ये थोड़ा याद रखने लेना है, और इको लोकेशन का उपयोग करती है। नेत्रहीन होती है, तो नेत्रहीन स्पीसीज क्या करती है, इको लोकेशन का, यानी कि कोई ध्वनि होती है, उस ध्वनि के माध्यम से रास्ते को पहचानती है, उसी को इको लोकेशन, ये अलग अलग चीजें आती है इको लोकेशन में। तो इस तरीके से अपनी लोकेशन को पहचानने के लिए कई सारी चीजों का जो है ये उपयोग करते हैं, उसको ही इको लोकेशन कहते हैं। ठीक है। 90% गंगा की जो 90% जो ये स्पीसीज है वो भारत में पाई जाती है। गिद्ध। गिद्ध 9 स्पीसीज, ये याद रख लेना कि 9 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं गिद्ध की, और जिसमें कि 4 जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड रूप से है। इसका भी जो है रिपोर्ट लेकर आए हैं कौन, WII। ये सब में आएगा, WII भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है सब में ही आएगा। तो इसमें एक मुझे भी लग रहा है कि 1-2 साल में हो सकता है कि आपको पेयर में बनाकर इनकी लिस्ट पूछ ले, ये IUCN स्टेटस पूछ ले, थोड़ा इसको याद रख लेना। जैसे वाइड रम्ड वल्चर है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, स्लेडर बिल्ड वल्चर है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, एंड इंडियन वल्चर, और रेड हेडेड वल्चर ये जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है। ठीक है। तो और बाकी जैसे नियर थ्रेटेंड में है, जो एक तो बियर्डेड वल्चर है एंड सिनेरियम वल्चर है, सभी तो याद होना पॉसिबल नहीं है, बट इजिप्शियन याद रख लेना। साथ ही साथ आप इंडियन वल्चर, इन दोनों को ही ऊपर नीचे करेगा। तो इंडियन वल्चर क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है, और जो इजिप्शियन वल्चर है वो हमारा इंडेंजर्ड में है, इनको याद रखना। हिमालयन ग्रीफन क्या है, नियर थ्रेटेंड में है। इस तरीके से याद रख लेना, 3 वो है, तो वैसी बनाकर आप याद कर लेना कैसी।
डिक्लोफेनाक आपको पता है, ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इसी वजह से, इसकी वजह से ये संकट में है, क्योंकि जानवरों को ये दे रहे हैं। दर्द निवारक दवाई है एक तरीके से, बट इसके इससे जो है लीवर खराब हो जाता है इनका, किडनी खराब हो जाती है, तो उस वजह से ही इनकी मृत्यु हो रही है। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र 2 जगह है हमारा, रानी असम में है और पिंजौर हरियाणा में है। ठीक है। और एक ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड के कोडरमा में हमने बल्चर रेस्टोरेंट बनाया है। तो बल्चर रेस्टोरेंट क्या होगा? बल्चर रेस्टोरेंट एक ऐसा ही कोई स्पेस होगा जहां पर जो मांस है या जो मर गए हैं जानवर उनवर, वहां पर इनके लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, तो उसी को जो है बल्चर रेस्टोरेंट कहा जा रहा। ठीक है। ऊंटों पर मसौदा नीति पत्र, ये याद रख लेना। राष्ट्रीय ऊंट संधारणी पहल का प्रस्ताव जो है FAO के परामर्श पर कौन लेकर आया? मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं लेकर आया है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी इन्वायरमेंट, ये याद रख लेना। कौन लेकर आएगा? राष्ट्रीय ऊंट संधारणी पहल। वो ही है कि ऊंटों की जो है संख्या बहुत कम होती जा रही है, और मोर देन 70% से भी अधिक जो है आबादी इनकी संकट में है। तो उस वजह से क्या करना है, हमें इनका संरक्षण करना है। 2 तरीके के हमारे यहाँ ऊंट पाए जाते हैं, रेगिस्तान जहाज इनको कहा जाता है। ठीक है। 2 तरीके के ऊंट पाए जाते हैं, एक होता है जो बैक्टीरियन ऊंट है और एक जो हमारा रेगिस्तानी ऊंट है, 2 तरीके के होते हैं। तो बैक्टीरियन ऊंट क्या है, शीत मरुस्थल में पाए जाएंगे, तो वो लद्दाख उद्दाख के क्षेत्र में पाए जाते हैं, वो बाकी गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और रायका, रबारी, फकीरानी, जाट और मांगनियार, मांगनियार पूछ लिया है, बाकी सभी रह गए हैं। तो ये समुदाय जो है इनके साथ क्या है, ऊंट पालते हैं। एक बार 2 बार क्वेश्चन पूछा इससे, एक तो मंगनियार को जोड़कर पूछा था, एक ये भी क्वेश्चन किया था यूपीएससी ने कि जो कोहैबिटेट है वो ऊंट को मनुष्य के साथ कोहैबिटेट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कई सारी जनजातियां हैं, जब वो पाल रही हैं इनको, तो कोहैबिटेशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। इस चीज को ध्यान में रख लेना है। और एक खराई ऊंट भी पाया जाता है। खराई ऊंट कौन सा होता है? जो समुद्र में 3 किलोमीटर तक तैर सकता है, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है। खराई ऊंट, और जो लवड़ली चीजें होती हैं उन पर निर्भर रहता है थोड़ा। ठीक, ये याद रख लेना। और जी 2 कोड़ वाला ऊँट जो है मैंने बता ही दिया है कहाँ पर पाया जाता है, बट क्रिटिकल इंडेंजर्ड इसका स्टेटस है। 2 कोड़ वाले ऊँट पर भी एक बार यूपीएससी ने पूछ लिया कि ये केवल भारत में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये मंगोलिया में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखना। जंगली याक, ये पिछले साल काफी चर्चा में रहा था। ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है जंगली याक जो है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन और भारत की देशज स्पीसीज है। देख लो इसका चित्र किस तरीके से, IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है, और जो हमारा साइट में है वो भी है, और नहीं साइट में नहीं है, WPA की 1972 के फर्स्ट में है, ये CMS में है। ठीक है। किन पर निर्भर रहता है, ये सारी चीजें हैं। हिमालय का जहाज इसको कहते हैं, यही सब चीजें हैं, इसमें बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्लास काफी डिस्टर्ब हो गया आज। अच्छा देखो, तमिलनाडु में कौन कौन सी इंपोर्टेंट स्पीसीज पाई जा रही है। एक तो लोयन टेल्ड मकाक हमने पढ़ लिया, और यूपीएससी ने पढ़ा नहीं, मतलब यूपीएससी ने पूछ लिया 2023 में। मद्रास हेजहोग, स्ट्राइप्ड हाइना एंड हम्प हेडेड महाशीर मछली। महाशीर मछली तो पूछ ली है, कहाँ पर पाई जाती है, कावेरी नदी में पाई जाती है, केवल कावेरी नदी में पाई जाती है। 2 बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया, एक बार ये पूछे 2022 में कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज मछली की है। ठीक है, तो वो महाशीर थी। एंड एक बार ये पूछा था, ये सिर्फ सिर्फ कावेरी में पाई जाती है। इसका स्टेटस आई थिंक क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि शायद बदला था पिछले साल। तो लोयन टाल्ड मैकाक नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है, ये याद रख लेना। तो चलिए, अच्छा देखो, लोएंटाल्ड मैकाक है, पश्चिमी घाट में पाया जाता है, नीलगिरी क्षेत्र में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में आता है। कौन कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 1st और 4th में है।
एंड हैज होक मद्रास या वेयर वैलिड हैज होक क्या है, लिस्ट कंसर में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट कंसर वाले नहीं पूछते यूपीएससी कभी भी, स्ट्राइप्ड नहीं पूछेगा आपसे, हम हेडेड महाशीर आपसे पूछ सकते हैं, क्रिटिकल इंडेंजर्ड में है बट साइट्स में सूचीबद्ध नहीं है तो अनुसूची 4 में नहीं आएगा ये। इस और डब्ल्यूपीए में स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं किया गया है, ये भी नीलगिरी वाले क्षेत्र में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब चीजें, ठीक है। कावेरी नदी याद रख लेना, यूपीएससी ने कावेरी एक बार पूछी है। फिर है हमारा वन संरक्षण संवर्धन संशोधन नियम 2025। इसमें भी जो है कुछ संशोधन किया गया, वन की परिभाषा चेंज की गई है, वो ही उससे संबंधित है, कौन सा है, बट ये याद रख लेना कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसमें संशोधन किया गया है, ठीक है। तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वन संरक्षण संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित है, ठीक है। और वन की परिभाषा इसमें दी गई है, उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे इतना नहीं पूछेगा ये, इसको छोड़ सकते हैं आप। और तो मैंने ये हाईलाइट कर ही दिया है, अगर देखना हो तो इसमें देखिए, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन हमने बहुत पहले से चला, 2011 में, ये 2011 में, हाँ 2011 में इसको लॉन्च किया गया था। किसका है ये, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज है। इसमें कितने मिशन है हमारे, 8 मिशन है, 8 मिशन का एक ये मिशन है। इससे बहुत डीपली क्वेश्चन पूछा था आपका, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन से कई सारे स्टेटमेंट बनाए थे कि ये एलईडी भारत में जो है एलईडी वितरण के लिए एक मिशन है, इस तरीके से भी कई सारे स्टेटमेंट थे। बट राष्ट्रीय नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जो है, ये क्या है कि इंडिया को ग्रीन कैसे करना, तो वन लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। और ग्रीन इनिशिएटिव जितनी भी होंगी उनको प्रमोट करेंगे, स्पेशली ये वनों से ही संबंधित है। और ये कार्बन सिंक बढ़ाना है, ये सब बातें इसमें की गई है। कैंपा थोड़ा देख लेना, 2016 में आया था, एक स्टेटूचरी जो है अथॉरिटी है, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लेना। और कैंपा एक फंड होता है, वो भी 2016 के एक्ट के तहत ही आया था। उसमें क्या होता है, राशि जो है स्टेट को वितरित की जाती है, जिसमें कि 90% राशि जो है स्टेट्स को जाती है और 10% केंद्र को जाती है, ये याद रख लेना, ठीक है। वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और पता है इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसका ये इंपॉर्टेंट है कि जारी कौन करता, मोस्पी जारी करता, ये याद रख लेना, ठीक है। मोस्पी जारी करता है, ठीक। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं जारी करता है, सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, फंसना नहीं है, मोस्पी जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और ये एक यूएन की एक पहल थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली, उसका भाग है ये, उस पर आधारित भी है और उसका भाग भी है, ठीक है। इसको याद रख लेना, 2022 में इसको लेकर आए थे यूएन द्वारा, और एफएओ भी इसमें शामिल था, यूरोपियन आयोग भी। तो जो वन होते हैं, वनों से संबंधित ही क्या है, ये पर्यावरण लेखांकन किया जाता है, वनों से संबंधित, उसी को हम जो है वनों पर पर्यावरण लेखांकन कहते हैं, ठीक है। इसको याद रख लेना को। और इसमें ये बात की है कितना वन भारत में है, कौन कौन सा है, वो तो हम फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, उससे भी आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एंड सब यही है। खुले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुले समुद्र पर संयुक्त राष्ट्र संधि, पक्का आएगा, लिख के ले लो। 60 देशों ने जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और इम्प्लीमेंट मोड पर, कल जो मैं बात कर रहा था पिछले वाले सेशन में, उसी की बात कर रहा था, यूएन हाई सी ट्रीटी, ठीक है। अनक्लोज का तीसरा समझौता है, तो दो कौन कौन समझौते हैं वो भी आपको याद रखने हैं, ठीक। एक है अनक्लोज के भाग 11 के कार्यों से संबंधित 1994 का समझौता, जो खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण से संबंधित है, याद रख लेना। तो समुद्र में जो खनिज संसाधनों की खोज होती है, उनका निष्कर्षण होता है, वो आपका अनक्लोज के भाग 11 के कार्यान्वयन संबंधी 1994 का समझौता। दूसरा 1995 का संयुक्त राष्ट्र फिश स्टॉक समझौता, सही है, प्रवासी मछली प्रजातियों के स्टॉक के संरक्षण के संबंध में। 2021 में इससे क्वेश्चन आया था, जो अनक्लोज जो खनिज संसाधन है इससे संबंधित हमें एक लाइसेंस दिया था, ठीक है। तो वो लाइसेंस कौन देता है, वो पूछा था कि यूएनओ देता है, और यूएन की संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी देती है, एक पूछा था इंटरनेशनल सीवीड अथॉरिटी देती है। तो इंटरनेशनल सीवीड अथॉरिटी जो है इसका लाइसेंस देती है। हमारा एक मिशन भी चल रहा है, मिशन डीप ओशन मिशन जो चल रहा है, उसके तहत ही लाइसेंस लिया था हमने। तो अनक्लोज की ही एक संस्था है आईबी, इंटरनेशनल सी बीड अथॉरिटी, याद रख लेना। अब वो जो मिशन है वो भी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय देख रहा है, और इसको जो बीबीएनजे है, इसको भी इम्प्लीमेंट कौन करेगा, हमारा
ये पृथ्वी मंत्रालय ही करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस करेगा, ये याद रख लेना। समुद्र मंत्रालय नहीं होता है हमारा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय होता है, यूएन हाई सी ट्रीटी, ठीक है। तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, अभी इसका अनुसमर्थन नहीं किया, बट रेटिफाई भी हम कर देंगे, अब कर देंगे रेटिफाई भी इसको। जो देश इसके सदस्य नहीं है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, अनक्लोज के जो सदस्य नहीं है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी बात की गई है, तो बियॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ पर, जो हमारा ये होता है ना अन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ जो कहते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल मील होता है। तो 200 नॉटिकल मील से बाहर जाकर जो मत्स्यन किया जाता है, फिशिंग की जाती है, उस पर ही प्रतिबंध लगाने की, या उस क्षेत्र को जो है क्या है कंजर्व करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो 200 नॉटिकल मील जिस पर ऐसा समुद्री क्षेत्र जिस पर किसी का अधिकार नहीं है, तो वो अधिकार से बाहर है, उन क्षेत्रों पर जो वाणिज्यिक या गैर वाणिज्यिक लाभ हेतु जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, या फिशिंग की जा रही है, या कोई भी एक्टिविटी की जा रही है, तो उसको क्या है हम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए कई सारे प्रोविजन इसमें किए गए हैं। बाध्यकारी एक समझौता है, ये याद रख लेना कि समुद्री संरक्षित क्षेत्र कौन से वाले को, वो मैंने बता दिया। समुद्री अनुवांशिक संसाधन जो ऊपर चीजें हुई थी, मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, उसका इसमें उसका भी वो करेंगे, साझाकरण करेंगे। क्षमता निर्माण और समुद्री प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये सारी चीजें इसमें की जाएंगी, ठीक है। कुछ अपवाद है, जैसे किसी भी युद्ध पोत, सैन्य विमान या नौसेना इसमें शामिल नहीं की गई है, उनको इसमें जो है शामिल नहीं किया। मत्स्य उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। मत्स्यन और उससे संबंधित गतिविधियों पर लागू नहीं होगा, क्योंकि ये गतिविधियां अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पहले ही रेगुलेटेड है, ये थोड़ा याद रख लेना है। और इसको देखे अनक्लोज को 1982 में आया था, 1984 में लागू हो गया था, भारत ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। और 3 तरह की ये जो है सीमाओं को निर्धारित करता है, एक प्रादेशिक समुद्र होता है, सन्निहित क्षेत्र होता है, अन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। जो हमारी आधार रेखा क्या होती है, जो तट होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हम एक आधार रेखा खींच देते हैं सीधी, तो उससे जब हम 12 नॉटिकल मील तक चलते हैं तो वो हमारा सारा प्रादेशिक क्षेत्र होता है। सेकेंड होता है सन्निहित क्षेत्र, क्षेत्र जो उससे लगा हुआ क्षेत्र, तो ये 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र को, 12 से आगे का जो 12 है उसको हम सन्निहित क्षेत्र कहते हैं। फिर हमारा 200 नॉटिकल मील क्षेत्र, ठीक है, उसको अन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। डीप सीवीड माइनिंग क्या होती है, तो वो जो है 200 से आगे के लिए जो हम वो करते हैं उसे ही डीप सी कहते हैं, ठीक। ये सारी चीजें हैं इसमें। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थीम आजकल पूछ रहा है तो थोड़ा याद रख लेना। हाँ, विक्टोरिया फॉल्स थोड़ा याद रख लेना किससे संबंधित है, तो जो रामसर साइट्स है उनके संरक्षण से संबंधित है, और रामसर कन्वेंशन, रामसर का कोप जो है उसमें इसको लेकर आए थे। तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन, विक्टोरिया फॉल वैसे है कहाँ, जिम्बाब्वे में, तो विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, रामसर कन्वेंशन से, क्योंकि यहाँ इसकी बैठक की हुई थी। थीम थी हमारा हमारे साझे भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा, ठीक है। तो जो वेटलैंड कंजर्वेशन है फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, इस तरीके से इसकी थीम है, इसको भी याद रख लें। तो ये सब चीजें तो आपको पता ही है, कब आया था, कहाँ, रामसर क्या है, ईरान का एक क्षेत्र 1971 में ले गए थे, भारत 1982 में शामिल हो गया था, ये सब चीजें आपने स्टेटिक्स में पढ़ी होंगी। रामसर अनुसूची भी आपने पढ़ी होंगी, 9 मानदंड होते हैं, इनको भी आपने देख लिया होगा, ठीक है। सबसे अधिक रामसर कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में है, और एशिया में भारत में सबसे अधिक है, ये याद रख लेना, ठीक है। मोन्ट्रो रिकॉर्ड थोड़ा याद रख लेना है, भारत की 2 इसमें हमारी साइट्स हैं, एक तो लोकटक है एंड सेकेंड है केवला देव, दोनों को याद है। पहले चिल्का भी थी बट उसने काफी इंप्रूवमेंट कर दिया है। तो ये जो है ना इस पर नजर रखने के लिए जो भी क्षेत्र या जो भी रामसर साइट खतरे के चिन्ह से आगे बढ़ जाती है तो उसको मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। उसकी फंडिंग वंडिंग रोक दी जाती है, और उसमें ये कहा जाता है कि ये चीजें इंप्रूव करो, वही IMF वाला सीन है इसका थोड़ा। वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन में स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है, ये स्वैच्छिक मान्यता दी जाती है शहरों को। वेटलैंड सिटी, जो वेटलैंड सिटी होती है, 2 सिटी थी शायद भारत की इसमें, एक उदयपुर थी और एक जो है इंदौर थी, तो 2 सिटी थी इसमें, याद रख लेना भारत की, ठीक। अब हमारा आता है
कुछ चीजें इसमें ली गई हैं, जैसे 5 भी रणनीतिक योजना इसमें शामिल की गई है। भारत बर्मा रामसर क्षेत्रीय पहल रणनीतिक योजना को इसमें वो शुभारंभ किया गया है। आईयूसीएन के बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट द्वारा। एक चीज याद रख लेना कि ब्रिज किसका प्रोजेक्ट है, ठीक है। ब्रिज प्रोजेक्ट किसका है, डायरेक्ट जो की टर्म आते हैं ना वो ऐसे आ जाते हैं, तो वो आईयूसीएन का है, बिल्डिंग बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस प्रोजेक्ट, ठीक। इसको थोड़ा याद रख लेना क्या है ये, किससे संबंधित है। ब्रिज कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। ब्रिज कार्यक्रम इसमें क्या है, लैंगिक समावेशन और महिलाओं के नेतृत्व पर आधारित एक अनुदान हुआ है। फ्रेश वाटर चैलेंज इसमें लेकर आए हैं। ये सारी चीजें काफी हैं, बट इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और नई रामसर साइट्स ये तो बहुत ज्यादा हो गई है, जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रख लो, जो पहले की है, ठीक है। अब कहाँ से इतनी 95 मोर देन 99 के आसपास पहुंची है, कहाँ से याद रखेंगे। बट जो पहले से ही आपकी याद है ना, उनको ही देख लेना आप, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वेमनाड झील, जिनको कयाल कहते हैं तमिलनाडु में, तो केरल का सबसे बड़े खारे पानी का जो है आर्द्रभूमि, उसकटी आर्द्रभूमि है ये। भारत की तीसरी सबसे बड़ी जल पक्षी आबादी यहाँ पर रहती है, ठीक। डल झील, तो डल झील जो है फ्रेश वाटर झील है, ठीक है। इसको थोड़ा याद रख लेना। प्रवाल विरंजन समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है क्या होता है। जुजनथैली नाम का एक एलगी होता है, उसके साथ जो है ये हमारे जो प्रवाल होते हैं, कोरल होते हैं, कोरिलेशन में रहते हैं। तो होता क्या है कि जब क्लाइमेट चेंज या फिर ओशन एक्टिविटी, ओशन कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रवाल विरंजन वही चीज है कि प्रवाल उससे जो है दूर हो जाता है। किससे, जो कोरल है, एल्गी जो है, एल्गी उससे दूर हो जाता है कोरल से, तो उसका जो कलर होता है वो खत्म हो जाता है, उसको ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो चौथी व्यापक प्रवाल विरंजन की घटना हुई है 2023 में शुरू हो गई है, अत्यंत तीव्र समुद्री हीट वेव के कारण, ये थोड़ा याद रख लेना। और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, कोरल जो होते हैं, मूंगा प्रवाल जो होते हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, यानी कि अकशेरुकी, जिसमें कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नहीं होती है, इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। निडारिया नामक जीवों के एक बड़े समूह कहते हैं प्रवाल, ठीक है। जुजनथैली नामक सूक्ष्म शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। सॉफ्ट कोरल एंड हार्ड कोरल में डिवाइड करते हैं। तो हार्ड कोरल की सबसे बड़ी जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी जो तट है वहां पर पाई जाती है। वो सब चीजें आपको पता ही है। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप है, लक्षद्वीप है, मन्नार की खाड़ी है, पाक की खाड़ी है, मालवन महाराष्ट्र, ये सब चीजें जहाँ पर मैंग्रोव होते हैं वो वहां पर नहीं पाई जाएगी, और सब में कुछ चीजें होती हैं। बायोरोक है जैसे, तो एक इसको रिकवर करने के लिए टेक्नोलॉजी बायोरोक, ठीक है। दूसरे 3D प्रिंटिंग रीफ संरचना बना रहे हैं हम। चौथे कोरल क्रायो प्रिजर्वेशन, बहुत कम टेम्परेचर पर जो है इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, उसके बाद हम वो कर सकते हैं, इनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ये सारे कोरल ट्रायंगल याद कर लेना, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है ये, इसको कोरल ट्रायंगल, ये सारे देश आते हैं इसमें कोरल ट्रायंगल में। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस में सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है इनकी, ठीक है। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र में संधारण जलीय कृषि, नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा मैंग्रोव कृषि क्षेत्र मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। WAK से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हो गई है। किसको, जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में संधारित सस्टेनेबल जो हम एक्वाकल्चर करते थे उसको मान्यता प्राप्त हो गई है WA की। तो कौन मान्यता देता है, WAO मान्यता देता है। तो अब हम ये सब चीजें कर सकते हैं। ये जो है शायद इंडिया का ही किसी ने, इंडिया के ही कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी, ठीक है। इसमें भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कोरल जो ये मैंग्रोव होते हैं उसके बेसिक कंसेप्ट समझ लेना कि कौन कौन सी इसमें जड़ें पाई जाती हैं, किस तरीके से ये उगता है, कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है, ये सारी चीजें। और सेम याद कर लेना कि सेम क्या है, अपना एक मॉडल है जो कोरल ये मैंग्रोव के क्षेत्र में हम एक्वाकल्चर करते हैं उससे संबंधित। तो पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, फिर उसके बाद गुजरात है, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप है, ये सब चीजें, ठीक है। हम्म, संयुक्त राष्ट्र वन मंच, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वन मंच के 20वें सत्र में भाग लिया है भारत ने। वो ही सब चीजें चल रही है, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस पहले हो चुकी है ये सब। देखो ये हर जगह इसकी चर्चा होगी, BBNJ की।
ब्लू फ्लैग प्रमाणन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, कई सारे हमारे समुद्र तट हैं उनको ब्लू फ्लैग मिल गया है। ब्लू फ्लैग कौन देता है? ब्लू फ्लैग जो है एक नीदरलैंड के कहाँ की है, एक एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन और एनवायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया, डेनमार्क का, सॉरी डेनमार्क का एक एनजीओ है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा, ये जो है गैर सरकारी संगठन है, ये प्रोवाइड करता है कि कितना यहाँ पर जो तट हैं, जो तट हैं और इनका किस तरीके से सस्टेनेबली इनको डेवलप किया जा रहा है, उनका सस्टेनेबली यूज किया जा रहा है, तो उसको कुछ मेजरमेंट होते हैं इनके, कुछ उसको माप कर जो है ब्लू फ्लैग प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो इको टूरिज्म के लिए काफी बेनिफिट होता है और कई सारे हैं, देखो एक लाइन से है ये। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो तट है, जैसे शिवराजपुर समुद्र तट केरल में, ठीक है, ये याद रख लेना। और जो है दो दिन थे, कासरकोड तो आपको बताइए, ये तो कासरकोड थोड़ा याद रख लेना। एंड गोल्डन समुद्र पुरी में है, एडन समुद्र तमिलनाडु में है, कोवलम समुद्र जो है आंध्रा में है, ये सब याद रख लेना। हालांकि ये इतना है नहीं इम्पोर्टेंट, कंसेप्चुअली आपसे पूछ ले कि ब्लू फ्लैग होता क्या है, तो वो अलग बात इसमें है। सर, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, इसमें सर एक या दो है, जो एक उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश का एक कोई था, तो उड़ीसा का वो गोल्डन समुद्र तट है, गोल्डन समुद्र। हाँ, तो वो शायद पिछली बार गांधीनगर उसको का हटा दिया समुद्र गया तट था। याद रख लेना, अंडमान निकोबार द्वीप का तट नहीं पूछेगा, कंसेप्चुअल ही पूछेगा, इसमें बहुत वो नहीं है। और एक चीज और है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम फॉर नेचर आर ई पहल। देखो शब्दों को वहां तोड़ने की कोशिश करना, नहीं रहते हैं हमारे, सबकी मेंटेलिटी एक जैसी होती है, तो वहां पर नहीं रहते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है शब्दों को तोड़कर ही करने की कोशिश करना। देखो एक्सिलरेटिंग इनोवेटिव मॉनिटरिंग फॉर नेचर रिस्टोरेशन, रेस्टोरेशन, ये शुरुआत की है किसने? FOA ने, ठीक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था, उसको ही क्या है कि ये जो हमारा नेचर है उसको रिस्टोर करने के लिए एक इनिशिएटिव है, जिसमें इनोवेटिव चीजें लेकर आएंगे हम, ठीक, उससे संबंधित जो शुरुआत की गई है वो FAO ने, ये याद रख लेना, किसने? FAO ने। पिछली बार भी पूछा ना था ना, EU से संबंधित था कुछ, ठीक। तो एम फॉर नेचर री, ठीक, एम फॉर नेचर याद रख लेना, FAO की है। वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य 2 में भी इसका उल्लेख किया गया है, वही 30-30 जो टारगेट था, और उसका EU का जो पूछा था उसका भी 30-30 टारगेट था, और इसका भी 30-30 टारगेट है, 30 समुद्र का और 30 जो है स्थल का 2030 तक रिकवर करना है। तो उससे ही संबंधित एक पहल है, वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क क्या है? ये कुनमिंग मॉनिटरी प्रोटोकॉल की बात कर रहा है, ठीक है, उसको याद रखना। ठीक है, सो एवी लिस्ट संरक्षण कंजर्वेशन रिजर्व, ये तो आपने पढ़ा ही होगा पहले से ही। और इसको हसेर घट्टा घास भूमि संरक्षण रिजर्व का सूचित किया है, किसमें? जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं? एक तरीके सामुदायिक रिजर्व भी होते हैं, जो आम जनता होती है या गाँव के लोग होते हैं या फिर वनों में रहने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से हम जो है जब स्पीसीज को संरक्षित किया जाता है या क्षेत्र को कंजर्व किया जाता है, तो उसको कंजर्वेटिव रिजर्व कहते हैं। तो ये WPA के तहत ही आते हैं, राज्य सरकार जो है इसको नोटिफाई करती है कि कौन सी चीज कहाँ पर होगी। तो हसेर हेसर घट्टा घास भूमि संरक्षण रिजर्व को जो है इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, किस राज्य में है ये हसेर घट्टा? कर्नाटक में, नाम से ही वैसे पता चल रहा है, तो कर्नाटक में है, ठीक है, इसको याद रख लेना। कर्नाटक में कौन देखता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सलाह देती है, कौन? संरक्षण रिजर्व प्रबंधन समिति इसको मुख्य रूप से देखती है। ये तो 2023 में पूछा था, इसलिए ही ये डाल दिया इसमें। ज्यादातर PDF जो बनाई जाती है वो उसकी उसको ध्यान में रख कर बनाई जाती है पिछले एग्जाम को। तो वैश्विक महासागर का अंधकारमय होना क्या होता है? ये अंधकारमय होना बस कंसेप्चुअल समझो। अंधकारमय होने का मतलब है जहां सूर्य नहीं पहुंच रहा है, ठीक है,
जहां पर सूर्य नहीं पहुंच रहा है उसको अंधकार में। 2003 से 23 के बीच वैश्विक महासागर का किस प्रतिशत भाग ओशन डार्कनिंग से प्रभावित है? यानी कि जहां पर पहले सूर्य पहुंचता था, लगभग 21% जो है 2003 से 22 के बीच जो है डार्कनिंग का जो है सामना कर रहे हैं। आर्कटिक, अंटार्कटिक, गल्फ स्ट्रीम के क्षेत्रों में हुआ है ये सभी चीजें, अध्ययन जो किया गया है। तो ग्लोबल ओशन डार्कनिंग थोड़ा समझ लेना, और सभी चीजें तो वही है कि क्या है। डीएनए, ईडीएनए, इन्वायरमेंटल डीएनए क्या होता है? इन्वायरमेंटल डीएनए का मतलब है, ये तो कंसेप्चुअल है, ये हो सकता है पूछ ले, 4-5 साल से पढ़ता आ रहा हूं मैं इसको, कंसेप्चुअल ही पूछेगा। जैसे एरियल डीएनए उसने पूछा था कुछ 2023 में ही था वो भी। तो ईडीएनए क्या है? इन्वायरमेंटल डीएनए के जो हैबिटेट होते हैं, जो हमारे स्पीसीज जहां पर रहती है, जानवर रहते हैं या फिर फ्लोरा एंड फौना रहते हैं, वहां से छोटे छोटे डीएनए के रूप में, ये छोटे छोटे जो है नमूने के रूप में डीएनए कलेक्ट किए जाते हैं उन स्पीसीज का। तो उनको ही क्या कहते हैं हम? ईडीएनए कहते हैं। बस ये याद रखना। जो आनुवांशिक सामग्री है वो चाहे जल हो, मृदा हो, जितने भी हैबिटेट हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? ईडीएनए कहते हैं। ब्लू वॉशिंग आप समझ ही रहे होंगे, ग्रीन वॉशिंग का ही एक पार्ट है, उसके ही तरह का प्रतिवाद करने के लिए अपशिष्ट ऊर्जा से उद्योग ने समतः ब्लू वॉशिंग को अपनाया। देखो, अपशिष्ट ऊर्जा से अपशिष्ट से ऊर्जा, पहले क्या चल रहा था? ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग में वही मैनिपुलेशन किया जाता था कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये ग्रीन है, बट वास्तविक रूप से वो ग्रीन नहीं होता था। इसी तरीके से ब्लू वॉशिंग कर रहे हैं। तो ब्लू वॉशिंग क्या है? ये भी एक तरीके की ग्रीन वॉशिंग की ही तरह है। अब ये क्या कर रहे हैं कि वेस्ट टू एनर्जी, ये बताते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। बेस और नहीं, ये जो हम जो कर रहे हैं, जो उद्योगपति होते हैं, ये दिखाते हैं कि हम जो है ना वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और उससे उसका यूज जो है हम अपने प्रोडक्ट बनाने में, ये जितनी भी हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं उसमें हम उसका यूज कर रहे हैं। तो अपशिष्ट से ऊर्जा जो है ये भी एक धोखाधड़ी है। ब्लू वॉशिंग इसको कह रहे हैं, अपशिष्ट से ऊर्जा, ये याद रख लेना। अपशिष्ट से ऊर्जा वाला याद रख लेना। ग्रीन वॉशिंग एक अलग चीज थी, बट उसका ही पार्ट है ये ब्लू वॉशिंग। हो सकता है आप नहीं आए। पिंक वॉशिंग भी होती है, ग्रीन वॉशिंग भी होती है। पिंक वॉशिंग इससे संबंधित नहीं है, ये याद रख लेना। पिंक वॉशिंग क्या है? LGBTQ से संबंधित है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने कोई संगठन बनाया और मैं ये दिखाने का काम करूं कि मैं जो हूँ LGBT के लिए काम करता हूँ, उनके अधिकारों के लिए जंग लड़ रहा हूँ, बट वास्तव रूप में मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन फंड रेज जो है उनके नाम पर कर रहा हूँ, तो उसी को कहते हैं पिंक वॉशिंग। ठीक है। कर्मचारियों की स्थिति में करने में विफल रहने या उन्हें अनदेखी करने के बावजूद एक विपणन उपकरण के रूप में LGBTQ अधिकारों का उपयोग करना, ये सब चीजें ही कहलाती है। ठीक है। फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन, तो कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन। यह जो विलुप्त हो चुकी है, अभी अमेरिका में ये शायद हुआ है पहला सफल, जो विलुप्त हो चुकी है उन प्रजातियों को फिर लेकर आ रहे हैं हम। उनके डीएनए जो आनुवांशिक सामग्री होती है, क्लोनिंग का ये एक तरीका हो सकता है ये, तो उससे फिर हम उन जानवरों को बना रहे हैं, उसी को कहते हैं फंक्शनल डी एक्सटिंक्शन। ठीक है, कार्यात्मक विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन। ठीक है, आज का जो सेशन है यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है ऑफिस का, ऑफिस बंद होने जा रहा। कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, कल जो है इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज एक्चुअली हुआ ये कि मैंने ज्यादा टाइम का सेशन इसलिए भी नहीं लिया क्योंकि कोई है नहीं आज ऑफिस में, अकेला हूँ, तो काउंसलिंग इंक्वायरी भी देखनी होती है, उस वजह से जो है आज आपको कम टाइम दे पाए। ठीक है, कल से रिस्टार्ट करेंगे यहाँ से इस सेशन को। यस। हाँ हेलो। जी। सर, हम लोग जो मंथली मैगजीन आपने बोला था कवर करने के लिए, तो उसको हम लोग प्रॉपर कवर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग कैसे इसको मतलब पूरा, जैसे इसमें तो पूरा एक में कंपाइल है सारा का, अलग अलग करके दिया हुआ है। हाँ हाँ, हाँ, लेकिन मंथली वाले में तो पूरा मिक्सअप दिया हुआ है। मिक्सअप तो उसमें है, लेकिन कहाँ से? आपने 2-3 मरतबा पढ़ा होगा, ये सारी चीज सुनी सुनी तो लग रही होंगी ना आपको। हाँ सर, हाँ सर, सुना बस तो है, सारी चीजें इतना ही सुना हुआ करना होता है यार। देखो, एग्जैक्ट वहां बिल्कुल नहीं आता किसी की, बस हम क्या है कि सुना हुआ है तो उसके बेस पर ही करंट, प्योर करंट जो है ऐसे ही होता है। जैसे एम फॉर नेचर इनिशिएटिव है, ये आपका सुना सुना आ रहा होगा, वहां पर है। यस क्लिक हो सर, यस। जाएगा। अब जो है, चलो आपने नहीं भी किया तो अब इसका ये तो बेनिफिट मिल जाएगा कि अब जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ उसको सुनते रहना, बस उससे ही याद हो जाएंगी आपको चीजें।
ओके सर, ठीक है, ओके चलिए मिलते हैं फिर कल। ओके, गुड नाइट टू ओके सर, ऑल। गुड नाइट, हेलो सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट, थैंक यू। वेरी नाइस सर। सर यस यस। सर वो जो PT 365 में जो वो टीचर करवाते हैं ना, जैसे कि IR वगैरह इंद्रजीत सर ने करवाया, तो वो वाली PDF अवेलेबल हो सकती है क्या? क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो एक्स्ट्रा भी ऐड करते हैं। तो नहीं, वो तो मेरे जैसे पास नहीं है, इन्वायरमेंट ये की तो भी वो उससे- हाँ वो मेरे पास नहीं है, ये तो मैंने अच्छा इसकी वो साइट से ही डाउनलोड, वो तो सर के ही पास मिलेगी वो तो। बट ठीक है, चलिए अच्छा ठीक है, कल मिलते हैं। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।